नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल इन्वेस्टमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है ताकि आपको इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपको मदद मिल सके। इसके लिए समय समय पर हम आपको विभिन्न जानकारियां देते रहेंगे। प्रांजल इन्वेस्टमेंट का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और साथ ही साथ आप इसको लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए अधिक से अधिक लोगों को बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीएस डिडक्शन। एनपीएस को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसको हम इस वीडियो के द्वारा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एनपीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 सेक्शन के अंदर में कवर होता है। सेक्शन 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 2 और 80 सीसीडी 1B। एनपीएस के डिडक्शन को देखने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सेक्शन 17(1) इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17(1) में क्या दिया हुआ है। इसके तहत सैलरी के अंदर में जो सैलरी की डेफिनेशन दी गई है, सैलरी के अंदर में आपकी ये सारी चीज़ें जो स्क्रीन के में दी हुई है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि वेजेस, एन्यूटी या पेंशन, ग्रेचुइटी, किसी भी तरह की फीस, कमीशन, परक्यूसिट्स या प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी, और किसी भी तरह की एडिशनल थिंग जो कि सैलरी या वेजेस के तौर पे दी जाती है, किसी भी तरह की एडवांस सैलरी, किसी भी तरह की सैलरी एम्प्लॉय को जो मिलती है जिसके अगेंस्ट में लीव नहीं दिया गया है वो, the portion of annual accretion in any previous year to the balance at the credit of employees participating in recognized provident fund to the extent it is taxable, and transferred balance in the recognized provident fund to the extent it is taxable। जो आखिरी पॉइंट है जो हमारा पेंशन एनपीएस के से रिलेटेड है, उसके तहत कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 सीसीडी। तो 80 सीसीडी के अंदर में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है वो भी सैलरी का पार्ट होता है। अगला पॉइंट है कि सैलरी एज पर इनकम टैक्स इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब है कि यदि आपको सैलरी नहीं भी मिला है लेकिन उसके अगेंस्ट में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं तो वो भी सैलरी का पार्ट होगा। इफ इट इज ड्यू बट नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर देन एम्प्लॉय इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन इट। सेम वे इफ एम्प्लॉय रिसीव एडवांस सैलरी, मतलब कि यदि आपको एडवांस सैलरी भी मिलता है then income tax need to be paid on the basis of receipt, that is income tax liability comes when employee receive the advance salary। तो ये भी सैलरी का पार्ट होता है। अब न्यू पेंशन स्कीम दोस्तों किन के ऊपर एप्लीकेबल है? जो भी लोग 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किए हैं उन सभी के ऊपर न्यू पेंशन स्कीम लागू होता है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन सैलरी। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी इंक्लूड होता है और उसके बाद एक डिडक्शन अवेलेबल होता है। वो अधिकतम की उसकी सीमा 10% ऑफ सैलरी है, 10% ऑफ सैलरी है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2, और साथ ही साथ इसकी अधिकतम छूट की सीमा जो 80 सीसीडी 2 में हम लेते हैं वो 50,000 रुपये तक निर्धारित की गई है। यानी कि यदि मान लीजिए इसका हम एक एग्जाम्पल आपको देंगे, बाद में वो आएगा, तो 50,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक ही आप छूट ले सकते हैं। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1, वहां पर भी 10% की ही छूट आपको मिलती है, लेकिन चूंकि 80 सी की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए तक है और यदि आपके 80 सीसीडी 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी 1.5 लाख तक है तो वहां पूरी छूट आपको मिल जाएगी, क्योंकि 10% ही डिडक्शन आपसे आपको अपना सबमिट करना होता है, आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। थर्ड, व्हेन पेंशन इज रिसीव्ड आउट ऑफ द अफोरसेड अमाउंट, जब आपको रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन मिलता है इस अमाउंट में से, तो ये भी टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ रिसीव, जिस साल ये मिला होता है। अब हम एक इसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि ये सेक्शंस क्या कहते हैं। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी 1 के तहत आता है। 10% ऑफ सैलरी और अधिकतम इसको छूट की सीमा कितनी होगी? 1.5 लाख रुपए। ये सेक्शन 80 सी, 80 सीसीसी और 80 सीसीडी 1 तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। सेल्फ कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, यदि आप अपने खुद स्वयं से कंट्रीब्यूट करते हैं भारत के जनरल पब्लिक के तौर पर, तो 80 सीसीडी 1B के तहत आपको अधिकतम सीमा छूट की 50,000 मिलती है। ये छूट की सीमा सेक्शन 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 सीसीडी 1 और
80CCD2 के अलावा होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो जीपीएफ वाले लोग हैं जिनका जो 1/4/2004 के पहले भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट एम्प्लॉयज है जो कि ज्वाइन किए हैं, उनको भी ये छूट का लाभ मिल सकता है यदि वो सेल्फ कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस भारत के जनरल पब्लिक पर कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो भी 50,000 का छूट अलग से ले सकते हैं। अगला है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर सेक्शन 80CCD2 लागू होता है और इसमें 10% ऑफ सैलरी और अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है, जो कि 80C, 80CCC, 80CCD1 और 80CCD1B के अलावा होती है। मतलब 1.5 लाख रुपए 80CCD1 का, 50,000 रुपये 80CCD1B का और 50,000 रुपये 80CCD2 का आप बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि कुल बेनिफिट, अधिकतम बेनिफिट एनपीएस के अंदर आप 2.5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। इसको दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर 3 केसेस दिए हुए हैं, केस 1, 2 और 3। तीनों में हम जैसा कि देख सकते हैं सैलरी 10,50,000 रुपये ली गई है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस जो कि सैलरी का पार्ट होना चाहिए, जो कि हमने सेक्शन 17(1) में देखा था, 85,000 रुपये यहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। तो यानी कि तीनों ही केस में आपकी कुल सैलरी 11,35,000 रुपये हो जाती है। अब हम छूट कैसे लेते हैं? डिडक्शन के लिए सबसे पहले हमने 80C का एग्जांपल लिया है कि एलआईसी या म्यूचुअल फंड या कोई और अदर इन्वेस्टमेंट है जो कि 80C के तहत आता है। तो उसमें आप मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है। केस 2 के अंदर 80,000 रुपये और केस 3 के अंदर 40,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है। तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय है, तीनों केस में हमने 85,000 रुपया लिया है। तो डिडक्शन अंडर 80C, सीसीसी और सीसीडी1 के तहत अधिकतम आपको 1.5 लाख का मिल सकता है। यानी तीनों केस में केस नंबर 1 में आपका 1.5 लाख रुपए पूरा मिल जा रहा है आपको, केस 2 में दोनों को मिलाकर भी 1.5 लाख मिल जा रहा है, लेकिन केस 3 में आपको ये 1,25,000 रुपये ही मिल पा रहा है, 40,000 और 85,000 रुपये। अब हम केस 1 में 80CCD1D का देखते हैं। इसके तहत आपको 50,000 का अतिरिक्त बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख तो आपका म्यूचुअल फंड एलआईसी में ही मिल गया था। 50,000 रुपये जो 80CCD1 का था, इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर और उसका एडिशनल बेनिफिट 50,000 का ले सकते हैं। केस 2 में ये एडिशनल आपको 1,65,000 हो रहा था, जिसमें 1,50,000 आप ले चुके हैं, तो 15,000 रुपये आप यहाँ पे ले सकते हैं। केस 3 में आपको कुछ भी एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर 80CCD2, तीनों केस में 85,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, तो आपको अधिकतम सीमा जो मिलेगी वो 50,000 की छूट मिलेगी। तो टोटल डिडक्शन ऑफ सैलरी केस 1 में 2,50,000 रुपये, केस 2 में 2,15,000 रुपये और केस 3 में 1,75,000 रुपये हो रही है। इसका मतलब तीनों केस में आपका जो टैक्सेबल सैलरी है वो 8,85,000 रुपये, 9,20,000 रुपये और 9,60,000 रुपये आ रहा है। तो आपको इसे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इसकी छूट लेनी है, किस तरह से आप इसका टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और अपने छूट का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह से ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि एनपीएस का डिडक्शन किस तरह से लेना है। इसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है, जो कंट्रोवर्सी इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट हो गई होगी और आपके अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को आप सैलरी का पार्ट नहीं लेते हैं और उसको भविष्य में जब एट द टाइम ऑफ रिसीट ही आप उसको टैक्सेबल दिखाते हैं, तो क्या होगा? तब आपको 80CCD2 का छूट नहीं लेना है। 80CCD2 का छूट आप तभी ले सकते हैं जबकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी का पार्ट होगा। यदि सैलरी का पार्ट नहीं होगा तो आप उसका छूट नहीं ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे और उसमें कई सारी जानकारी देंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए प्रांजल इन्वेस्टमेंट का चैनल और साथ में हर वीडियो को लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक
इस बात को पहुंचाइए, उनको जोड़िए।